तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की ये जो सीरीज़ है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी जो बुक्स हैं, इन सभी बुक्स को हम लोग डेली बेसिस पर कवर अप कर रहे हैं करियर मित्रा पर। सो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 14 मई से पहले ये सारी बुक्स आप हमारे साथ यहाँ पर ईजिली कवर अप कर पाएँ। आज इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी कि पॉलिटी वाला जो हमारा पार्ट है उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से यहाँ पर करनी है। देखिए, यहाँ पर आप घटना चक्र इस चैनल पर कवर अप कर सकते हैं। घटना चक्र के साथ साथ अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को भी कवर अप करना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है वो भी पैरेलली चल रही है, बट उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें विस्तृत तरीके से सारी चीज़ें कवर अप की जा रही हैं। उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, 14 मई को वो आपका पेपर जो है, इसके लिए आपको करियर मित्रा की तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, एमसीक्यू टाइप के, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि व्याख्यात्मक, जैसा आप घटना चक्र में देख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से। और सब कुछ यहाँ पर करंट अफेयर पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तकरीबन 2500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि सिंगल ऑप्शन टाइप होंगे, यानी कि क्वेश्चन और 4 ऑप्शन में से एक सही। इस तर्ज पर आपको 2500 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत करंट अफेयर आपका पिछले 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इन पीडीएफ को लेना तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 और 6395649901 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ीस पहले ही आपको बता दें, फ़ीस जो है इसका वो रखा गया है 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये में आप ये दोनों पीडीएफ ले सकते हैं। और ये बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद आपका कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ जो सिलेबस की है वो छूटेगी नहीं। ठीक है, और आप अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म करके आ पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। अभी पहले जो पार्ट था उसके अंदर हमने भारत का जो संवैधानिक विकास था इसको स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत जो कंपनी जब तक शासन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तब तक कौन कौन से एक्ट आए थे, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे, उन सबको हम कवर अप कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता पहुंच गई उसके बाद क्या कुछ हुआ, कौन कौन से एक्ट आए, क्या प्रावधान थे उसके, उन सारी चीज़ों को इस वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम की। इसका मतलब है हम बात करेंगे 1858 से, क्योंकि 1857 ये वो दौर था, 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा इंडिया पर रूल नहीं कर पाएगी, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब जो है सरकार चलाने की जिम्मेदारी खुद ब्रिटिश सरकार को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तभी आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1858 ये आया और इसके द्वारा भारत का शासन जो था वो ब्रिटिश ताज के अधीन। ये जो एक्ट था इसके थ्रू क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858, ये जो एक्ट था इसके द्वारा भारत का शासन जो था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब जो है भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय बने। ये आई थिंक आपको पहले से ही पता होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव एक पद जो है इसका सृजन किया गया, जिसमें भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। मतलब सारा कंट्रोल जो था वो इसके हाथ में दिया गया, भारत के राज्य सचिव के हाथ में। ये जो राज्य सचिव होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट का ये मेंबर होता था। ठीक है, और इसका मतलब ये पूरी तरीके से उत्तरदायित्व इसके हाथ में ये था कि ये जो है इंडिया में जो शासन चल रहा है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये एक रिप्रेजेंटेटिव था जो कि उत्तरदायी था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस वाले एक्ट के प्रावधानों को देखें, इससे पहले एक चीज़ और भी आपको बतानी है कि चैनल पर अगर आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक को कवर अप करना चाहें पॉलिटी की, तो वो भी कर सकते हैं, उसको भी स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पर आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को और डिटेलिंग में समझ पाएंगे। यहाँ पर तो तब भी शॉर्ट में दिया हुआ है,
तो यहाँ पर भी देख लीजिए, और वहाँ पर आप पूरी बुक अगर चाहें लक्ष्मीकांत की तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। क्यों करा गया? क्योंकि भैया 1857 में ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक आप इंडियंस को शामिल नहीं करेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया में और शासन के कार्यों में, तब तक यहाँ पर इन्हीं लोगों पर रूल करना, यानी कि भारतीयों पर रूल करना पॉसिबल नहीं होगा। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमने देखा था कि जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको सारी शक्तियां दी गई थी और वो कंट्रोल कर रहा था मद्रास और बम्बई को, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण की बात करी गई थी 1773 में, जो कि 1833 तक अपने चरम पर पहुंच गई। बट यहाँ पर क्या करा गया? 1861 में अब वापस से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी कि जो आपका शक्ति थी, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। इसने वॉयसराय के आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत करा कि वॉयसराय जो है ऑथराइज था इमरजेंसी की सिचुएशन में अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस पारित कर सकता था, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे इनको वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना या फिर वोट डालना, इसका अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसके तहत जो था सीमित निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। जो पहले थे उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको शामिल करा गया। इस अधिनियम ने जो था वो केंद्रीय और प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के प्रश्नों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। किसके तहत दिया गया? 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट या फिर भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत पूरक प्रश्न यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें जिसको मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अभी तक जो था सीमित निर्वाचन की बात थी, अब जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, इस भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जो अब तक क्या था सिर्फ मुसलमानों के लिए था। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, यानी कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में डिवाइड करा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, यानी कि रिजर्व्ड और ट्रांसफरेबल। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट जो था प्रस्तुत करना था। जो आप जानते हैं ना, जो कैबिनेट मिशन आया था उसको बनना था 10 साल बाद, यानी कि 1929 में बनना था, लेकिन उसको 1927 में ही गठित किया गया था। खैर, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। मतलब प्रांतों को स्वायत्तता देने का काम करा गया इसके अंदर, और केंद्र को जो था उसमें बस द्वैध शासन रखा गया। प्रांतों में
द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के थ्रू करी गई। एक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत जो था 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट था, फिर फेडरल कोर्ट था, इसका निर्माण हुआ आपका 1937 में। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत या फिर ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण इसमें हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत के बाद आगे देखें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और इसके अंतर्गत जो था ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। सो ये सारा था थ्योरी पार्ट। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आइए उनको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब ये 1861 का है, 92 का है, 1909 या फिर 1919। आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर है कि बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम सही होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर, यह भी याद रखिएगा 6 दिन का पूर्व नोटिस की ज़रूरत थी, उस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसमें ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। अब ये भारतीय काउंसिल अधिनियम है 1892 का, या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, या फिर 1919 का मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो थी सबसे पहली बार किसके थ्रू करी गई, मार्ले मिंटो सुधार, और इसी को सांप्रदायिकता का जनक भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट किया गया था पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। सो इसका थ्योरी पार्ट देखें तो इसके अंदर दिया हुआ है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो थी वो की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, यानी कि मुसलमान कैंडिडेट है तो उसको जो वोट करेंगे वो सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अभी हमने देखा कि 1935 का है वो भारत शासन अधिनियम, तो आंसर क्या होगा आपका डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937, ये आपको एज इट इज़ यहाँ पर याद रखना चाहिए, को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस ग्रेवर। ये नाम आप ज़रूर याद रखें और बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पूछा गया है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष जो था उसको स्थापित करा गया, तो 1937 आपको अभी हमने देखा है 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो अभी हमने देखा था कि भैया 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लाया गया और प्रांतों में उसको हटाया गया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सारे ये आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के ही क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किए जाने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में डिवाइड करा गया, एक थे आपके रिजर्व और दूसरे थे आपके ट्रांसफरेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करा। अभी हमने देखा है इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 1909 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये वाली बात यहाँ पर सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है क्योंकि ये 1909 वाला जो मार्ले मिंटो एक्ट था उसी के थ्रू इसको करा गया था, तो ये तो यहाँ पर हो गया गलत। फिर इसके बाद केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये यहाँ पर सही है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा।
सो इसकी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेगे और वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक कार्यों को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, एक आपके रिजर्व और दूसरे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी जो परिषद थी उसके तहत रखे गए, जबकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उनका उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। अब बाकी हमने अभी देखा ही कि 1909 वाला था जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बात करी गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। अब शुरू करने वाली बात हो रही है, जब हम 1935 वाले एक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी तरीके से स्वायत्त कर दिया गया था, बट शुरुआत हुई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब ये कौन से उसके थ्रू बनाई गई, 1892, 1909, 1919 या फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा जो है द्विसदनीय बनाई गई। सो यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं एक बार। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी जो अवधि थी वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक थी, इस कहलाता था। और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन ये केंद्रीय विधानसभा या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक की थी। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 जो थे वो निर्वाचित और 40 जो थे वो मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। अब 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान था, यानी कि 33 जो थे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे और 27 जो थे उनको नॉमिनेट करा जाने का प्रावधान किया गया। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, जिसमें 102 आपके निर्वाचित और 41 मनोनीत थे, फिर जो था उसको 145 किया गया, जिसमें 104 निर्वाचित इलेक्टेड और 41 जो थे वो मनोनीत कर दी गई। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें देखें तो दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या में उसको शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से एक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही बात है। दूसरा, अवशिष्ट जो विषय थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, ये गलत है, क्योंकि भैया ये जो था वो गवर्नर को दिए गए थे, गवर्नर जनरल को। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि जो विशेषता नहीं थी वही आपको यहाँ पर बताना था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का जो प्रावधान किया गया था, ये 1935 के अधिनियम या फिर एक्ट के थ्रू ही किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो शामिल था वो किसमें था, 1935 का जो एक्ट था उसी में किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था करी, तो भैया 1935 वाला था। सेवरल टाइम्स एक ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियाँ जो थी वो किसके पास गई, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा सी आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। पहला, देश में एक लिखित संविधान। दूसरा, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि। तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार। और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देश में एक लिखित संविधान जो था ये एक स्थायी अवयव नहीं था, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए।
यूपी पीसीएस मेंस 2010 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था लिखित संविधान का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था। यह भारतीय संविधान का जो है मुख्य स्रोत है, सही बात है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। या फिर ऑप्शन सी यहाँ पर है कि इसने भारत विभाजन उल्लेखित है इसके द्वारा। अब देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि मेन ये सोर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग करा गया। तो भैया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसके थ्रू वर्मा को हिंदुस्तान से अलग किया गया था। सो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया।